अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेनिंजाइटिस फीवर के हवाले से है, यानी कि गर्दन तोड़ बुखार के हवाले से है, जिसके अंदर हम कैसे असेस कर सकते हैं कि मरीज को गर्दन तोड़ बुखार है, उसके लिए कौन सी अलामात मरीज के अंदर डेवलप करती हैं, उसके अलावा कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है और उसके साथ साथ कौन सी ट्रीटमेंट की जाती है, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, गर्दन तोड़ बुखार के अंदर ज़्यादातर जो है वो बच्चे मुतासर होते हैं। अगर गर्दन तोड़ बुखार की बात करें तो 70% 70% के करीब जो है छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है वो मुतासर होते हैं। गर्दन तोड़ बुखार जो दिमाग के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो मेनिंजेस से बनी होती है, उसकी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है। दोस्तों, गर्दन तोड़ बुखार के अंदर हमारी ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है वो मुतासर हो जाती है। दोस्तों, गर्दन तोड़ बुखार बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट की वजह से, फंजाई की वजह से, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। मेनली अगर बात करें तो गर्दन तोड़ बुखार को हम दो तरह से देखते हैं। एक, गर्दन तोड़ बुखार के अंदर जिसे हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा स्पाइनल मेनिंजाइटिस है। स्पाइनल मेनिंजाइटिस के अंदर ज़्यादातर बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। डिफरेंट बैक्टीरिया की इकसाम है जो मेनिंजाइटिस फीवर काज करने के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं, जो हम अपनी वीडियो के अंदर आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे। दोस्तों, मेनिंजाइटिस फीवर और एंसेफेलाइटिस के अंदर फ़र्क होता है। मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर जो ब्रेन के इर्द गिर्द, जो स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजेस जिन्हें कहते हैं, वो मुतासर होती हैं। लेकिन इंसेफेलाइटिस के अंदर डायरेक्टली हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से मेंटल कंफ्यूजन और दीगर सिम्टम्स मरीज के अंदर डेवलप करती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस की टाइप्स की बात करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, फंगल मेनिंजाइटिस है, पैरासिटिक मेनिंजाइटिस है, पीएएम मेनिंजाइटिस है यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंजाइटिस है। इसके अलावा डीआईएएम यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड सेप्टिक मेनिंजाइटिस है। दोस्तों, इसके अलावा क्रॉनिक मेनिंजाइटिस है और अक्यूट मेनिंजाइटिस है। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मैं आगे बता चुका हूँ, जिनकी एज अबाउट टू 5 ईयर्स बिलो होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो वो बच्चे मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी डिजीज़ जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि HIV वायरस से बीमारी, एड्स बीमारी, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पीली स्प्लीन जिसे कहते हैं वो मुतासर हो या डैमेज हो उसकी वजह से, इसके अलावा किसी भी वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीक हो जाना, उस वजह से मेनिंजाइटिस फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड इंजरी है जो किसी एक्सीडेंट के दौरान, रोड ट्रैफिक के एक्सीडेंट या रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से या हिस्ट्री ऑफ फॉल की वजह से हमें देखने को मिलती है, उस वजह से मेनिंजाइटिस फीवर हो सकता है। इसके अलावा सिकल सेल डिजीजेज हैं जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस फीवर हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों इसकी सिम्टम्स बड़ी क्लियरली सिम्टम्स आती हैं, जैसे कि मरीज को फीवर हो जाना, वॉमिटिंग, नोजिया, नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस एक ऐसी सिम्टम है जो इसकी पिक्यूलियर सिम्टम मानी जाती है। नेक स्टिफनेस होने की वजह से इंसान जो मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला होता है, अगर उसकी हम चिन को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसकी चिन जो है वो चेस्ट पर जो है वो जा नहीं लगती। इतनी स्टिफनेस, इतना अकड़ाव आ जाता है कि जोर लगाने के बावजूद भी चिन जो है चेस्ट के साथ हम नहीं लगा सकते। बाज़ केसेस के अंदर मुंह से सिक्रीशंस निकलना भी शुरू हो जाती हैं। वो जो सिक्रीशंस निकलती हैं इंतहाई ऑफेंसिव, इंतहाई बदबूदार सिक्रीशंस निकलती हैं। इसके अलावा मजीद सिम्टम्स की बात करें तो जिस्म पे छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ अटेंशन है, लैक ऑफ फोकस है। उसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन है, यानी कि बातों को ठीक तरीके से ना समझना, जो इंसेफेलाइटिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। बातों का जवाब ठीक तरीके से ना दे पाना, मेंटल कंफ्यूजन होना, हेलुसिनेशन होना, ये इस तरह की सिम्टम्स मरीज के अंदर डेवलप करती हैं। और स्पेशली जो बच्चे मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, उनके अंदर हमें नींद के दौरान चीख के साथ वो बच्चे उठ जाते हैं, चीख पड़ते हैं, जो एक मेनिंजाइटिस फीवर की तरफ हमें लेके जाती है। इसके अलावा मरीजों को हाई ग्रेड फीवर एक कॉमन सिम्टम है जो मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बैक्टीरियाज की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उसके अलावा नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है, इकोलाई है, माइकोबैक्टीरियम है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मेनिंजाइटिस करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम वायरस की तरफ जाएं तो पोलियो इंटेरो वायरस है, इसके अलावा मम्प्स के लिए जो वायरस है हर्पिस वायरस है, इसके अलावा मीजल्स वायरस है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये भी मेनिंजाइटिस फीवर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चले जाएं तो कुछ फंगस का किरदार है, जैसे कि कोसी डायोडाइस एक ऐसी फंगस है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर पैरासिटिक मेनिंजाइटिस की तरफ चले जाएं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स आते हैं जो मेनिंजाइटिस काज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम अमीबा की तरफ चले जाएं तो अमीबा, एंटोमीबा, इसके अलावा अमीबा जो है जिसमें अमीबिक मेनिंजाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें नेगलेरिया फोलेरी एक ऐसा अमीबा है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर सिस्टमेटिक लम्प्स की वजह से मेनिंजाइटिस की बात करें तो ब्रेन सर्जरी है, हेड इंजरी है जो आगे मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन जिस तरह एनसेड्स मेडिकेशन हैं उनकी वजह से मेनिंजाइटिस फीवर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर मेनिंजाइटिस जो फीवर है वो कंटीजियस नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमें कंटीजियस मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। बाज़ दफ़ा किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर कोई मुब्तला हो या कोई इंसान मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला हो, और ऐसी बीमारी मेनिंजाइटिस के अंदर जब मुब्तला होता है तो वो आगे किसी सेकंड हेल्दी पर्सन को मेनिंजाइटिस फीवर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें दोस्तों, तो मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर जो मेनली इन्वेस्टिगेट हम करते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है, हम मरीज़ का सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, थ्रॉट एंड नेज़ल स्वैब लेते हैं। उसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेते हैं। ब्लड के सैंपल के अंदर हम मरीज़ के डब्ल्यूबीसी, ईएसआर वगैरह को नोट कर लेते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ऐसी चीज़ों को नोट करके हम डायग्नोज कर सकते हैं आया कि मरीज़ मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला है कि नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट के ज़रिए मरीज़ को डायग्नोज किया जा सकता है आया कि मरीज़ जो है वो मेनिंजाइटिस फीवर गर्दन तोड़ बुखार के अंदर मुब्तला है कि नहीं। इसके अलावा सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। इसके अलावा मरीज़ का एमआरआई करवाया जाता है। उसके साथ साथ मरीज़ का स्टूल एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है, क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ सिक्रीशन से जो अखराजात हैं उनसे भी वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जो गर्दन तोड़ बुखार की वजह बनते हैं, उनको टेस्ट करके देखा जा सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों
अगर तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें डिफरेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। अगर वायरल किसी को मेनिंजाइटिस फीवर हो, वायरस की वजह से गर्दन तोड़ बुखार हो, तो इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो सिम्टोमेटिकली भी मरीज़ का इलाज करती हैं और साथ-साथ मरीज़ को इस वायरस से महफूज भी रखती हैं। उसके अलावा अगर अमीबिक मेनिंजाइटिस हो तो उसमें ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो अमीबा को किल करती हैं। इसके अलावा इसके अलावा मरीज़ को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोन इस तरह की अद्वियात भी मरीज़ को मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर दी जाती हैं ताकि मरीज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल रिकवरी की तरफ आ सके। दोस्तों इसके अलावा अगर प्रिवेंशन के हवाले से बात करें तो बच्चों को बर वक्त वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन करवाने से गर्दन तोड़ बुखार से हम बच्चों को महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए जिनकी एज अबाउट टू 50 प्लस होती है, ताकि वो भी गर्दन तोड़ बुखार से महफूज रह सकें। उसके साथ साथ ऐसा बंदा जो कोई मेनिंजाइटिस फीवर के अंदर मुब्तला हो, हरगिज़ उसके कपड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा जो उसकी जिस्म से सिक्रीशंस निकलती हैं, बलगम निकलती है, थूक निकालता है, बलगम निकलती है, यूरिन पास करता है, स्टूल पास करता है, ऐसी चीज़ों को बर वक्त तलफ कर देना चाहिए। उसके कमरे के अंदर डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके कमरे के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे लिक्विड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो जरासीम कुश लिक्विड्स होते हैं। इसके साथ-साथ डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करने चाहिए जो मुख्तलिफ अशिया से बदबू ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ होता है उसके कपड़े जो हैं वो गर्म पानी में धोए जाएँ, गर्म पानी के अंदर उनको अच्छे तरीके से धोया जाए, अच्छे किसी डिटर्जेंट पाउडर के साथ धोया जाए। उसके अलावा जब उनको प्रेस किया जाए तो अच्छे तरीके से दोनों तरफ से प्रेस किया जाए। उसके साथ-साथ दोस्तों मज़ीद एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जो मेनिंजाइटिस फ़ीवर के अंदर हो, कोशिश करनी चाहिए कि उसकी इस्तेमाल शुदा अशिया को बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे कि टॉवल है, जैसे कि टूथब्रश है, इस तरह की चीज़ों को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसी प्रिवेंशन है, अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो और उसके बाद अगर उसे मेनिंजाइटिस हो जाए तो आप मेनिंजाइटिस से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मेनिंजाइटिस फीवर यानी कि गर्दन तोड़ बुखार की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये जो फूल जैसे बच्चे हैं, जो 70% जो बच्चे मुतासर हो जाते हैं मेनिंजाइटिस फीवर से या गर्दन तोड़ बुखार से, लोगों को आगाही मिल सके, लोग अपने बच्चों को इस बीमारी से, इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रख सकें। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।